तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के मित्र। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यह मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान के कुछ गेस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गेस किया हूँ मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होने वाले हैं। और स्टूडेंट मात्र एक महीने बच गया आप लोगों का पेपर, मात्र एक मंथ बच गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी कीजिए। 8 मई से पेपर स्टार्ट होने वाला है आप लोगों को, जैसा आपको भी मालूम है। समय कुछ नहीं, आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को आप लोग किसी न किसी कीमत पे आप लोग उसको याद कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को अभी शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खास, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक हमको दे दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। आप लाइक करते नहीं हैं, आप लोग मालूम नहीं क्यों, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा और इसी समय अपने वीडियो में ही उसको याद करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, इसका विरोध क्यों हुआ। देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इन क्वेश्चनों को मिल के और याद करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में तभी आएगा, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके गए थे, ठीक है। अब कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, इसका विरोध क्यों हुआ। तो चलिए आइए जानते हैं, पढ़ेंगे खुद मालूम चलेगा। कह रहा है कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैज्ञानिक आयोग का गठन किया। किसके? तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, सर ये नाम याद होना चाहिए आपको, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। क्या? वैधानिक, ठीक है। वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, ठीक है। किसका अध्ययन करना था? तो आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था का, जो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। देखिए, तो अब हमको एक चीज़ मालूम चल गया, यहाँ पे हमको कौन सा पॉइंट इस क्वेश्चंस में याद करना है। पहला पॉइंट कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, पहला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, आप ये जो मेन हाईलाइटेड मैं बता देता हूँ कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था का कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। अब ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इस आयोग में एक भी आपके क्या जो भारतीय सदस्य नहीं थे, सारे अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। जाहिर सी बात है कि भारत के कोई सदस्य नहीं रहेगा, सिर्फ अंग्रेज रहेंगे तो भारत में उसका भाई जाहिर सी बात है विरोध होगा ही होगा, ठीक है। कोई सपोर्ट में होगा ही नहीं उसके, क्योंकि भारत के कोई लोग है ही नहीं उसमें। तो इसीलिए यहाँ पे जैसा कि प्रश्न देख रहे हैं कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, इसका विरोध क्यों किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग के भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, इसलिए उसका साइमन कमीशन का गठन किया गया। और इसका विरोध इसलिए किया गया कि भारत के एक भी लोग उसमें सदस्य नहीं थे, सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसका भारत में विरोध किया गया। बस इतना पॉइंट हमको याद करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया, आप लोगों को याद हो गया। इतना ही कुछ पॉइंट आपको याद करके जाना है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये है, कह रहा है कि रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। अब बात आती है कि रेशम मार्ग क्या होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आपको उत्तर लिखना है कि रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था, रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के विशाल भागों को परस्पर जोड़ने के साथ ही यूरोपीय तथा उत्तरी अफ्रीका से जा मिलता था। रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के विशाल भागों को, किसको याद करते रहिए हमारे साथ, एशिया के विशाल भागों को परस्पर जोड़ने के साथ ही यूरोपीय तथा उत्तरी अफ्रीका से जा मिलता था। यह मार्ग ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुका था। यह मार्ग ईसा पूर्व में ही पहले ही अस्तित्व में आ चुका था और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। लगभग कितनी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। इस मार्ग से अधिकांशतः रेशम मार्ग का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता था। देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को कैसे आपको याद करना था, आपको कौन सा क्लू याद करना है कि रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो देखो एशिया के साथ साथ, आपको इसको एशिया के साथ साथ यूरोपीय तथा उत्तरी अफ्रीका से जा मिलता था।
मतलब एशिया से स्टार्ट होता था और यूरोपीय और अफ्रीका से मिलता था वह मार्ग, ठीक है। यह मार्ग ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में था और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। इस मार्ग को हम रेशम मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिकांशतः रेशम मार्ग का व्यापार होता था, ठीक है, इसलिए इस मार्ग को रेशम मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से हमेशा रेशम का व्यापार हमेशा होता था उसी रास्ते से, इसलिए उस रास्ते को, उस मार्ग को ही हम लोग रेशम मार्ग मतलब वो लोग नाम दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था, तो रेशम मार्ग इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एशिया के साथ साथ वो यूरोपीय तथा उत्तरी अफ्रीका से वो मार्ग जोड़ता था और वहाँ जो रेशम का व्यापार होता था, वहाँ से सबसे ज़्यादा रेशम का व्यापार उसी मार्ग से होता था, इसलिए रेशम मार्ग उसका नाम रख दिया गया था। आपको समझ में आ गया होगा कि रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था, क्लियर हो गया होगा आपको, नो डाउट होगा, तो आप तो याद हो गया होगा ना। अब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसी थ्रू लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा यह कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। कह रहा है कि आप व्याख्या कीजिए, अपने दिमाग से बताइए कि जो जल है वो किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। ये जानते हैं उत्तर के माध्यम से जल क्यों आपका नवीकरण योग्य संसाधन है। तो देखिए उत्तर में आपको क्या लिखना है कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता। जाहिर सी बात है, सही कह रहे हैं आप, जल एक बार प्रयोग करने से थोड़ी समाप्त होता है, जल एक बार प्रयोग करने से समाप्त नहीं होता। हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। मतलब एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः हम इसको ला सकते हैं, मतलब इसकी पूर्ति पुनः संभव है। जैसे में जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल का दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है, तो इसलिए है क्योंकि देखिए जल का जो हम यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है जल भाई खत्म तो होगा नहीं। अभी हम मतलब एक बाल्टी अगर खाना बनाने में यूज़ कर रहे हैं तब खत्म हो जाएगा तो फिर हम जाके ला सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे अब सेटिस्फाई हो रहा है कि कोई अगर जल को हम क्या कर सकते हैं कि इसे अगर इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल योग्य बनाया जा सकता है, ठीक है। कि अगर देखिए अगर एक ही जल है, इस जल को मैं गंदा कर देता हूँ तो इस जल को फिर मैं साफ कर सकता हूँ। बहुत सारी मशीनें आती हैं, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन थे। भैया इस प्रकार जल नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल कभी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। जल अगर दूषित भी हो जाता है तो मैं उसको साफ करके फिर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए भाई वो क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है जल। तो देखिए आपको तो समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमको किस प्रकार लिखना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। इसको आपको किसी कीमत पे याद करके जाना है। मैं जो कह रहा हूँ आप उसी प्रकार से तैयार कीजिए। आपको कोई 1% दिक्कत होगी बोर्ड एग्जाम में, मेरा वादा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो याद हो गया ना, उसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको तो समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि जीविका निर्वाह कृषि के 2 विशेषताएं बताइए। अब जीविका निर्वाह कृषि के कोई 2 विशेषता बताना। आप जानते हैं कि जीविका निर्वाह क्या होता है। जीविका निर्वाह कृषि के 2 विशेषता बताना है। तो देखिए उत्तर में आप लोग लिखिए कि जीविका निर्वाह कृषि के 2 विशेषता निम्नलिखित। अब कौन कौन सी विशेषता निम्नलिखित है जीविका निर्वाह कृषि के। तो पहला कि निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में पौराणिक ढंग से की जाती है। जो निर्वाह कृषि होती है वो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में पौराणिक ढंग से क्या की जाती है। तो ये तो पहला इसका विशेषता हो गया। और दूसरा विशेषता याद करना है कि इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा को प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों को उपयोगिता पर निर्भर करती है। कह रहा है कि इस प्रकार की जो कृषि होती है स्टूडेंट वो मानसून मृदा को प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों को उपयोगिता पर निर्भर करती है। जितना बढ़िया मानसून रहेगा, जितनी अच्छी मृदा रहेगी, उतनी अच्छी इनकी क्या हो जाएगी, फसल उगेगी, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है कि उनकी जो परिस्थितियाँ उपयोगिता और निर्भर करती है किस पे, पर्यावरण पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 विशेषता हमसे पूछा था। तो पहला विशेषता निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में पौराणिक ढंग से किया जाता है। और दूसरा ये चीज़ कि उसके जितना उसका जो परिस्थितिकी उपयोगिता होता है वो निर्भर करता है कि उस मृदा कैसी हो, मृदा वहाँ पे कैसी, उसकी मानसून कैसा हो, उस प्रकार वहाँ पे अच्छी फसल उगाई जा सकती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे विशेषता मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, दिखाई भी दे रहा है आपको स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम बताइए। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि अधात्विक खनिज क्या होता है और 2 खनिजों के नाम। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा संभावना है सब आने का 2021 बोर्ड एग्जाम में। संभावती गैस क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए जानते हैं अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो कह रहा है वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होते,
जाहिर सी बात है कि वे खनिज जिससे धातु नहीं प्राप्त हो वही ना अधात्विक खनिज कराए गए हैं। तो वे खनिज जिससे धातु प्राप्त नहीं होते अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन खनिजों में चमक नहीं होती है। इन खनिजों में क्या होती है स्टूडेंट? चमक नहीं होती है तथा कूटने पीटने पर यह टूट जाते हैं। ठीक है, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं समझ में आ गया ना? वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होते, वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होते अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन खनिजों में चमक नहीं होती, ऐसे कूटने या पीटने पर टूट जाते हैं। बस सिंपल यही 2 शब्द में याद करना है। ये प्रश्न 2 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए आता है। अति लघु उत्तरी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले जो आपने क्वेश्चंस किया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वो सब लघु उत्तरी के थे। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का? 4 नंबर। अब देखिए पूछा था ना कि कुछ इसके खनिजों के नाम बताइए। तो देखिए अब्रक, कोयला, संगमरमर। ठीक है, ये जो है अधात्विक खनिज है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि कोयला को तोड़ेंगे तुरंत, अब्रक को संगमरमर को तोड़ेंगे टूट जाएगा तुरंत स्टूडेंट। ठीक है, इसे कूटने या पीटने पर। ठीक है, तो ये सब अधात्विक खनिज होते हैं, इनसे ज़्यादा चमक नहीं होता है। चलिए ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। लघु उत्तरी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट यह है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। सही जाहिर सी बात है, भारी खनिजों का प्रयोग किया जाने लगा है वर्तमान औद्योगिक युग में। आप देख ही रहे हैं खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पूर्ण भ्रमण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अन्वीकरण योग्य हैं। जो खनिज संसाधन क्या सीमित तथा अन्वीकरण योग्य हैं। स्मृत खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है। जो स्मृति खनिज तथा निक्षेप हमारे देश की क्या है? मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन यह अल्पजीवी है। अयस्क के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है, इसलिए खनिजों संरक्षण की आवश्यकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे है कि जैसा कि देख पा रहे हैं कि वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों को भारी प्रयोग किया जा रहा है। अगर कोयला की यूज़ किया जाता है, देखिए कोयला जैसे कितना ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है आप लोगों का। पेट्रोलियम कितना ज़्यादा खर्च किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे जो हमारे वर्तमान औद्योगिक युग में जो खनिज हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहे हैं, तो भाई उनकी आवश्यकता भी तो पड़ेगी। ये नहीं कि बस एक बार आपने पेट्रोल की खुदाई कर लिया बस वही चीज़ बार बार मतलब वो हमेशा थोड़ी चलेगा। ठीक है, अब वो खत्म हो जाएगा ना, वो सीमित एक प्रकार से हो गया। अगर एक गड्ढा खोद दिए हैं, इसमें अब 10 लीटर पानी है, तो ये सीमित हो गया कि 10 लीटर पानी आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता होगी कि और हम कहीं खुदाई करें कि और सारे पेट्रोलियम निकले और वहाँ से फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, अपना सेलिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसलिए भाई खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, क्योंकि ये सीमित हो जाएंगे ना, समझ रहे हैं, अगर उनकी खुदाई नहीं की जाएगी तो यही चीज़ बात है। एक क्वेश्चन नंबर 6 में यही सारी चीज़ों के बारे में बातें किया गया, बस इसी को एक्सप्लेन करके आपको लिख देना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे तैयार होता हुआ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 में आपको नो डाउट रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट यह है कि भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए 2 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। अब निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तुएं हैं भारत द्वारा? तब भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जूट के सामान, चाय, मैग्नीज, लोहा, तंबाकू, रत्न व जवाहरात, रसायन व संबंधित आदि सॉफ्टवेयर आदि प्रमुख है। ठीक है, ये भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु पूछा था ना, हमने यहाँ पे लिस्ट बता दी आप लोगों को। यही चीज़ याद करके आपको जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि भारत किन चीज़ों को निर्यात करता है, तो यहाँ पे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है इसको याद करने की जरूरत है, आप लोग खुद मालूम रहा होगा कि हाँ भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं, क्लियरली पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, तो इसे आप लोगों को तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में सड़क परिवहन के सम्मुख
उपस्थित किन्हीं 5 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अगर भारत में जो सड़क परिवहन है उसके सम्मुख उपस्थित किन्हीं 5 हमें प्रमुख समस्याओं का वर्णन कर दिए। तो चलिए आप देखते हैं कि हम सड़क परिवहन के कुछ 5 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करते हैं। और पहला समस्या यहाँ पे उत्तर में पहले आप लोग लिखेंगे कि भारतीय सड़क निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रही है। जो हमारी भारतीय सड़क होती है वो निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रही है। कौन कौन समस्याओं का सामना कर रही है हमारी भारतीय सड़क, तो आइए जानते हैं। उसमें से पहला जो समस्या यह है कि यात्रियों की अधिक संख्या और माल की ढुलाई की अधिक मात्रा को देखते हुए भारत में सड़क जाल अपेक्षाकृत कम है। जाहिर सी बात है, सही कह रहे हैं कि यात्रियों में जो अधिक संख्या मतलब जो यात्रा कर रहे हैं लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में यात्रा कर रहे हैं। और जो माल का मतलब ये चीज़ होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे व्यापार बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से इन सारी चीज़ों को ले जाया जा रहा है। ठीक है, एक ही रास्ते पता चलता है कि 20-20, 25-25 ट्रक चलते जाते हैं। ठीक है, और यह नहीं, यहाँ पे आप लोगों के क्या है ज़्यादा उसको सेलिंग होने के कारण 20 ट्रक 50 ट्रक जाने के कारण यहाँ पे सड़कों की मात्रा थोड़ी कम है स्टूडेंट। ठीक है, आप देखते होंगे तो आपका एक रोड बना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई पता चलेगा कि उससे रिलेटेड 10 रोड नहीं है कि आप इस तरह भी जा सकते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं। तो एक ही रोड बना, एक ही रोड पे अगर 50 ट्रक चल दिया जाए दिन भर में चला जाए तो काम तो खत्म हो जाएगा ना उस सड़क का। समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ही महीने में खत्म हो जाएगा। 5-7 ट्रक रहेगा तो कोई 5 ट्रक इधर से जाएगा, 5 ट्रक इधर जाएगा, तो आराम से उस सब रोड भी बचा रहेगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे भारतीय सड़क निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रही है। पहला उसमें से यह समस्या हो रही है कि वहाँ पे ज़्यादा साधन चले जा रहे हैं और ज़्यादा यहाँ पे व्यापार हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रोडों की संख्या थोड़ी कम है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर नुकसान भी हो जाता है, रोड एक ही महीने में ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा यह समस्या है कि भारत में लगभग 50% सड़कें कच्ची हैं। भारत में लगभग कितने प्रतिशत? 50% सड़कें ऐसे हैं जो कच्ची हैं, इसलिए यातायात के साधनों के लिए सुगम नहीं है। सही बात है, भारत में लगभग 50% जो सड़कें वो कच्ची हैं। पता चलेगा कि मात्र 10 दिन अगर अगर ट्रक वगैरह जो बड़ी चीज़ें होती हैं बस वगैरह दौड़ा दें तो उनकी काम खत्म है। इसलिए कह रहा है कि भारत में लगभग 50% सड़कें कच्ची हैं, इसलिए यातायात के साधनों के लिए क्या है सुगम सुरक्षित नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो दूसरा समस्या उसके लिए हो गया। तीसरा समस्या क्या है स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं कि वर्षा ऋतु में कच्ची सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में यह सड़कें अनुपयोगी हो जाती है। जाहिर सी बात है। ठीक है, अब रोड आपका खराब है और यहाँ पे बस गाड़ी जा रही है, अब यहाँ पे गड्ढा, रोड पे गड्ढा हो गया, बरसात में अब गड्ढा में पानी भर गया तो आप खूब गए ना वहाँ से। 4 व्हीलर वाले मान तो किसी न किसी तरह चल जाएगा, टू व्हीलर तो उसमें डूबी जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें होता है। ये भी समस्या आपका तीसरा समस्या है कि वर्षा ऋतु में कच्ची सड़कें कीचड़ भर जाती है, इसलिए वर्षा जल ऋतु में यह सड़कें क्या होती है अनुपयोगी हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, ये तीसरा उपयोग। चौथा इसका क्या समस्या है स्टूडेंट, चौथा समस्या देख लेते हैं। तो चौथा समस्या यह है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, अधिक वर्षा वाले सड़कें जल्दी खराब हो जाएगी। अगर वर्षा हो रही है आप उसी में चल रहे हैं तो सड़कें बहुत जल्दी ही खराब हो जाएंगी। तो ये चौथा समस्या है। लास्ट समस्या और देख लेते हैं, पांचवा समस्या इसका यह है कि भारत की अधिकांश पक्की सड़कें संकरी हैं। भारत की अधिकांश पक्की सड़कें संकरी हैं जिन पर एक साथ 2 गाड़ियों का आवागमन आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भारत की जो सड़कें हैं, कह रहा है कि जो पक्की सड़कें हैं वो भी आपका इतना पतला बनाया जा रहा है कि आप उसमें 2 साधन एक साथ नहीं ले जा सकते हैं। समझ रहे हैं, 2 ट्रक एक ही साथ नहीं निकल सकता, दोनों ट्रक एक ही साथ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पक्की सड़क आपको भारत में मिलेंगे कि अगर पक्की सड़क भी है तो उसमें एक ही चली जाएगी तो उसके पीछे पीछे सारी गाड़ियाँ चलती रहेंगी। एक ही साथ सोचें 2-3 गुजार लें कभी नहीं हो सकता। तो यही चीज़ यहाँ पे सड़क में यहाँ हमसे पूछा था कि भारत में सड़क परिवहन के सम्मुख उपस्थित किन्हीं 5 समस्याओं का वर्णन कीजिए। हमने बहुत अच्छे तरीके से 5 समस्याओं का वर्णन एक्सप्लेन करके आपको बताया है। हमको तो नहीं लगता कि आपको इसमें डाउट होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट गेस किए हुए क्वेश्चन, मेरे अनुभव द्वारा क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 प्रश्नों को आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है स्टूडेंट। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और प्लीज़ शेयर तो कीजिए, सबके पास समय नहीं है, आप लोगों के पास बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएँ, जो भी आपका टारगेट हो। ठीक है, डेली वीडियोज अपलोड होती रहेंगी, इसी तरह आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को नोट करके और याद करके भी जाना है स्टूडेंट। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।